नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कहते हैं कि जब मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। यही हाल आजकल हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का है। उस पाकिस्तान का जिसके राष्ट्रपति एक समय जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते थे भारत से 1000 साल तक लड़ेंगे। हालत यह है कि अपनों से ही लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही। और पाकिस्तान में जो सिलसिला पिछले कम से कम कहें लगभग 1 साल से कह सकते हैं, 1-1.5 साल से चल रहा है, उससे पाकिस्तान की सेना, उसकी जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई और उसकी सरकार, तीनों को समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कैसे निपटें। भारत के खिलाफ आतंकवाद चलाने वाले आतंकवादी सरगना जो कमांडर माने जाते हैं इस पूरे ऑपरेशन के पाकिस्तान की ओर से, एक एक करके मारे जा रहे हैं। और कहीं बाहर नहीं, पाकिस्तान के अंदर। और कोई अज्ञात हमलावर आता है और गोली मारकर चला जाता है। 2 दिन पहले ऐसी ही एक और घटना हुई। एक अज्ञात हमलावर ने अबू कताल, इसके बारे में कहा जाता है कि ये हाफिज सईद का भतीजा है, गाड़ी में जा रहा था, उसके साथ उसका ड्राइवर था, गनर था। और खबरें अगर आप पाकिस्तान के मीडिया की माने तो हाफिज सईद भी साथ में था। तो अबू कताल मारा गया और हाफिज सईद के बारे में कहा जा रहा है कि वो बुरी तरह से घायल हो गया और उसको अस्पताल ले जाया गया। जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया उसके चारों ओर नाकेबंदी कर दी गई, किसी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है, परमिशन नहीं। अब वो जिंदा है कि मर गया ये आधिकारिक रूप से पाकिस्तान बता नहीं रहा है। लेकिन एक एक करके जैसे बड़े बड़े आतंकी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में, और फिर कह रहा हूँ पाकिस्तान के अंदर। तो वो जो भारत की नीति थी कि घुसकर मारेंगे, तो वो केवल सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक सीमित नहीं है। अब इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि पाकिस्तान रो रहा है कि भारत ये करवा रहा है, लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। दुनिया में और किसी देश के पास प्रमाण नहीं है। एक सज्जन ने ऐसा आरोप अपनी संसद में लगाया था, उनका नाम आपको याद होगा, जस्टिन ट्रूडो। आज वो पैदल है। कनाडा के प्रधानमंत्री पद से उनको इस्तीफा देना पड़ा, केवल इसकी वजह से नहीं, बहुत से कारण, जिस तरह से उन्होंने भारत से संबंध बिगाड़े, उसके अलावा फिर अमेरिका से भी संबंध बिगाड़े। उसका नतीजा ये हुआ। और स्थानीय स्तर पर यानी कनाडा के अंदर उनके खिलाफ जिस तरह का असंतोष पनप रहा था, उसको देखते हुए उनको अपने पद से हटना पड़ा। अब पाकिस्तान में समस्या ये है, पाकिस्तान के बारे में एक समय कहा जाता था कि 3 चीज़ों पर चलता है, 3A पर चलता है पाकिस्तान: अल्लाह, अमेरिका और आर्मी। तो अल्लाह का साथ बना हुआ है कि नहीं, आशीर्वाद बना हुआ है कि नहीं, ये तो पाकिस्तानी जाने। आटे के लिए मोहताज है, खाने को नहीं है घर में, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, अमेरिका धीरे धीरे हाथ खींच रहा है, पूरी तरह से हाथ नहीं खींचे और कभी खींचेगा भी नहीं जब तक अमेरिका को पाकिस्तान की उपयोगिता नज़र आएगी। तो इसलिए पाकिस्तान से अमेरिका पूरी तरह हाथ नहीं खींचेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिकी सहायता में लगातार कटौती आ रही है पाकिस्तान को। तीसरी बात, आर्मी की हालत का अंदाज़ा अगर आपको लगाना है कि आर्मी की क्या दुर्गति हो गई है पाकिस्तान की आर्मी की, तो उसके लिए आपको बलूचिस्तान की ओर नज़र डालना पड़ेगा। आपको याद होगा जफ़र एक्सप्रेस जो है वो ट्रेन, उसको हाईजैक किया बीएलए ने, बलूच लिबरेशन आर्मी ने। और बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि 214 के 214 जो बंधक थे उनको मार दिया। उसमें पाकिस्तान की सेना के अधिकारी थे और उसके अलावा सिपाही थे, वो सब मारे गए। उनकी शर्त ये थी कि पाकिस्तान की जेलों में जो बलूच लिबरेशन फ्रंट के या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है बलूचिस्तान के, वो जो कैद हैं उनको रिहा किया जाए, नहीं रिहा करेंगे तो हम मार देंगे। उन्होंने मार दिया। पाकिस्तान की सेना का दावा है कि हमने बड़ा सफल ऑपरेशन किया, अपने बंधक छुड़ा लिए और जितने विद्रोही थे उन सबको मार दिया। अब जो लोग छूट कर आए हैं उनकी जो आंखों देखी पाकिस्तान के मीडिया में, खास तौर से सोशल मीडिया पर बातें आ रही हैं, उनका कहना है कि हमको तो बलूचों ने छोड़ा, बीएलए ने छोड़ा। बीएलए ने जब हाईजैक किया ट्रेन को, उसी समय उन्होंने महिलाओं और बच्चों को
छोड़ दिया, कहा कि आप जा सकते हैं। और जिस तरह से वो ऑपरेशन हुआ था, वो ट्रेन सुरंगों को पार करके आती है जहां पर उसको रोका गया था, और वहां से हाईवे 24 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है। तो पाकिस्तान आर्मी के लिए पहुंचना वहां बहुत कठिन था। और सवाल ये है कि ये कैसे बीएलए के लोगों को मालूम था कि इसमें पाकिस्तानी सेना के लोग आ रहे हैं। तो उनकी इंटेलिजेंस पर ध्यान दीजिए। एक समय आईएसआई बड़ी मशहूर थी अपने इंटेलिजेंस के लिए, आजकल उसकी बात आपको सुनाई नहीं देगी। उसके घर में जो लोग मारे जा रहे हैं उसके एसेट्स हैं, वो आम आदमी नहीं है जो मारे जा रहे हैं, वो हार्डकोर टेररिस्ट हैं जिनको संरक्षण मिला हुआ है आईएसआई, आर्मी और पाकिस्तान की सरकार से। वो मारे जा रहे हैं, उन्हीं के घर में घुसकर मारा जा रहा है। एक अज्ञात हमलावर आता है मोटरसाइकिल पर, गोली मारता है, चला जाता है। आईएसआई उसको खोज नहीं पाती है, आज तक एक को भी नहीं खोज पाई। ये हालत है। और बलूचिस्तान की स्थिति ये है, आपको मालूम होगा बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे बड़ा प्रांत है। पाकिस्तान का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका 46% बलूचिस्तान है, और पाकिस्तान की कुल आबादी का केवल 6% बलूचिस्तान में रहता है। 1948 में जबरन कब्जा किया। बलूचिस्तान स्वतंत्र होना चाहता था, एक समय भारत में मिलना चाहता था, उसके बाद स्वतंत्र होना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की सेना ने वही किया बलूचिस्तान में जो उन्होंने पीओके में किया। तब से बलूची लोग अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके अलग अलग कबीले थे, अलग अलग गुट थे जो इस तरह के हमले करते थे पाकिस्तानी सेना पर। अब उन्होंने तय किया कि सब मिल जाएं, सब ने मिलकर एक बलूच लिबरेशन आर्मी बना ली। तो ये आर्मी बनने के बाद से पाकिस्तानी सेना पर जो हमले शुरू हुए हैं, पिछले 15 दिनों के भीतर 3 हमले हो चुके हैं। और उसके अलावा तालिबान, जिसको पाल पोस रहा था पाकिस्तान, और उसको लग रहा था कि इसका इस्तेमाल हम भारत के खिलाफ करेंगे कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने के लिए, अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो भी पाकिस्तान को मार रहे हैं, पाकिस्तान फौजियों को मार रहे हैं। तो एक तरफ तालिबान मार रहा है, दूसरी तरफ बीएलए मार रही है, और तीसरी तरफ ट्रंप के आने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बनी है उसमें पाकिस्तान की हालत खराब होती जा रही है। उसको वर्ल्ड बैंक से लोन लेने के लिए उसको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है अमेरिका के सामने, और कितना 6 बिलियन 7 बिलियन डॉलर के कर्ज के लिए, जो हमने श्रीलंका को ऐसे ही दे दिया, श्रीलंका को आर्थिक संकट से बचाने के लिए। तो इससे आप पाकिस्तान की हालत का अंदाज़ा लगाइए। आजकल एक मजाक चलता है कि मान लीजिए कि अगर भारत हमला कर दे पाकिस्तान पर, तो पाकिस्तान की सेना के पास डीजल का पैसा नहीं है कि वो अपनी फौज जो है सीमा पर भेज सके। हालांकि ये अतिशयोक्ति है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनकी हालत क्या है। तो ये जो अबू कताल मारा गया है, ये कराची में बैठे साजिद जट को जो है रिपोर्ट करता था। वो एलईटी लश्कर तैयबा के जो ऑपरेटर्स हैं और सिंध प्रांत के बीच में एक तरह से बिचौलिए का काम करता था। तो पाकिस्तान के लिए वो बहुत बड़ा एसेट था, पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के लिए खास तौर से। उसका मारा जाना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। उसके बाद पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर में एक बैठक होती है जिसमें इन जिहादियों को बुलाया जाता है। इस हालत का अंदाज़ा लगाइए। अब तो दुनिया के बाकी देश कहते थे, अब बलूचिस्तान के लोग कहने लगे हैं कि हर देश के पास अपनी एक सेना होती है, आर्मी होती है। ये पाकिस्तान एकमात्र ऐसा उदाहरण है जिसकी सेना के पास एक देश है। तो पाकिस्तान को पहले भी सेना चलाती थी, लेकिन अब पूरी तरह से चलाती है। उसके जो प्रधानमंत्री हैं इस समय, शहबाज शरीफ, वो आर्मी चीफ का कार का दरवाज़ा खोलते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि देश के प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उस समय दिल्ली में दुनिया के 18 महत्वपूर्ण देशों के इंटेलिजेंस चीफ भारत में जमा हैं।
और जिसमें अमेरिका की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन सब की जो चीफ है तुलसी गबार्ड, वो भी आई हुई है। भारत के सुरक्षा सलाहकार, डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे अधिकारियों के साथ उनकी बातचीत चल रही है। पाकिस्तान में इसको लेकर हाहाकार जैसी स्थिति है। पहले एक ज़माना ऐसा था कि कोई भी ऐसा विदेशी, खासतौर से अमेरिका, यूरोप का भारत अगर दौरा करने आता था तो वो या तो लौट कर पाकिस्तान जाता था या पाकिस्तान से होकर भारत आता था। वो स्थिति बंद हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अभी अपनी ताज़ा पॉडकास्ट में जो बात कही है कि हमने जब जब पाकिस्तान की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया हर बार धोखा मिला। और उसके अलावा ये एक बात हमेशा याद रखिए जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लंदन में कही, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के सवाल के जवाब में। उसने कहा कि आपको थोड़ा नर्वस करता हूँ। उसने कहा कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी दोस्ती है, तो क्या नरेंद्र मोदी दबाव डालेंगे, क्या नरेंद्र मोदी बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से कि कश्मीर के मुद्दे को हल करें? तो जो जवाब दिया आपने सुना ही होगा, मैंने भी एक वीडियो में उसका जिक्र किया था। एस जयशंकर ने बहुत शांति के साथ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया, हमने वहाँ चुनाव करवा दिए, वहाँ आर्थिक प्रगति हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट का काम हो रहा है। अब एक ही काम बचा है, पीओके को लेना, जो पाकिस्तान ने चोरी कर लिया हमसे। तो वो अपना चोरी का सामान वापस लेना बाकी रह गया। पीओके में रोज़ प्रदर्शन हो रहे हैं कि हम भारत के में जाना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। पाकिस्तान की आर्मी हमारा दमन कर रही है। पाकिस्तान ऐसे चौतरफा दबाव से जो है कभी घिरा नहीं रहा इस तरह से। इस समय पाकिस्तान में सिर्फ पंजाब प्रांत को छोड़ दें तो चाहे आप बलूचिस्तान की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या फिर सिंध की बात करें, हर जगह असंतोष और हर जगह विद्रोह का स्वर उभर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय मदद के नाम से कोई हाथ बढ़ाने वाला नहीं है। वो अमेरिका, यूरोप जो पहली उस पुकार आने से पहले पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंच जाते थे, आज उन्होंने अपने कान में रुई डाल रखी है। पाकिस्तान की बात सुनने वाला कोई नहीं। तो पाकिस्तान की जो ये हालत है दरअसल अच्छी और बुरी दोनों है भारत के लिए। अच्छी ये है कि उसने जो बोया वो काट रहा है। उसने जो जम्मू कश्मीर में किया भारत के साथ, उससे बुरा उसके साथ हो रहा है। पाकिस्तान टूट की कगार पर है। लेकिन अगर पड़ोस में एक नंगा भूखा देश हो तो आप ही के लिए समस्या बनेगा। और दूसरा, हमने देखा पाकिस्तान को तोड़कर एक बांग्लादेश बनाया, ये उम्मीद में कि ये कम से कम जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, हमारे साथ दोस्त रहेगा, पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा। आज वो बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में बैठ गया। 1971 में जो पाकिस्तानी सेना ने लाखों बांग्लादेशियों का, पूर्वी बंगाल था उस समय, उनका दमन किया, हत्या की, महिलाओं के साथ बलात्कार किया, वो सब बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है भूल चुकी है। बल्कि वो अपनी आज़ादी के आंदोलन के प्रतीकों को मिटाने में लगी हुई है। तो बांग्लादेश हमारे लिए नई समस्या बना हुआ है। तो इसलिए डर इस बात का भी लगता है कि पाकिस्तान का टूटना कहीं हमारे लिए एक नई मुसीबत का कारण न बने। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इतिहास में जिनको आप रोक नहीं सकते। उसमें एक है पाकिस्तान का टूटना। पाकिस्तान जिस हालत में है वो इस रूप में सरवाइव नहीं कर सकता। सवाल ये है कि कब तक इस हालत में रहेगा और कब तक टूटेगा और कितने हिस्सों में टूटेगा और किस हिस्से का क्या रुख होगा। ये भारत के रणनीतिक जो उसकी योजना है उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और ये भारत के विकास की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर पड़ोस में अशांति होगी तो भारत के लिए भी प्रोग्रेस करना, विकास करना कठिनाई भरा हो जाएगा। पड़ोस में शांति हो जाएगी तो भारत के लिए सुविधा होगी। जैसे इस समय चीन जो भाषा बोल रहा है वो अचानक दोस्ती की भाषा बोलने लगा है। प्रधानमंत्री ने अपने पॉडकास्ट में जो चीन के बारे में कहा उससे चीन में बड़ा उत्साह है।
बड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आया है चीन की ओर से। चीन को ये बात समझ में आ गई है कि भारत से पंगा लेकर वो कुछ कर नहीं पाएगा। वो गतिरोध पैदा कर सकता है, भारत से जीत नहीं सकता। चीन भारत पर आक्रमण करने की वो गलती दोहराएगा नहीं जो 1962 में की थी, क्योंकि आज का भारत 1962 का भारत नहीं है। ये बात 4 साल लद्दाख में LAC पर फौज खड़ी करके चीन को समझ में आ गई। गलवान में जो हुआ उससे और ज़्यादा समझ में आ गई कि भारत से पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। तो अब चीन को लग रहा है कि भारत से दोस्ती करके फ़ायदा उठाया जा सकता है, और भारत चीन की दोस्ती अगर होती है दोनों देशों के लिए अच्छी बात है, लेकिन इसमें हर समय भारत को सावधान रहना पड़ेगा कि कब चीन धोखा दे देगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। तो चीन की जो विस्तारवादी मानसिकता है वो ख़त्म हो जाएगी, रुक जाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन चीन भी परेशान है पाकिस्तान में। बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था उसका, 55-60 बिलियन डॉलर का CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, बहुत सा पैसा इन्वेस्ट कर चुका है। अब वहाँ उसको अपने कर्मचारियों की जान बचाने के लाले पड़ रहे हैं। जो कर्मचारी हैं जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी हत्या कर रहे हैं, और पाकिस्तान की सेना उनको सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम है। अब चीनी भेज रहे हैं, शायद भेज भी दिया है, अपने सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए भेज रहे हैं। तो पाकिस्तान इस समय उसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। उसके नीचे दबकर वो कितने दिन एक राष्ट्र के रूप में, जिस रूप में आज है, जीवित रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।